हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडीज। आज हम लेकर आए हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर एमसीक्यूज जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाटा मोटर लिमिटेड इज ऑलरेडी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। द कंपनी प्रोमोटर वांट टू रिड्यूस देयर होल्डिंग इन लिस्टेड कंपनी ट्रांसपेरेंटली टू द पब्लिक। सच काइंड ऑफ ऑफर इज नोन एज। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, देखो जो टाटा मोटर्स कंपनी है ना, वो पहले से लिस्टेड है कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज में। अब जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं वो चाह रहे हैं अपनी हिस्सेदारी को रिड्यूस करना, और वो इसको किसको देना चाह रहे हैं, पब्लिक को देना चाह रहे हैं। तो सच काइंड ऑफ ऑफर इज नोन एज, उसको क्या नाम दिया जाता है? तो ऑप्शन है आपका पहला, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, आईपीओ भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है ऑफर फॉर सेल। तीसरा है फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफपीओ। चौथा है फ्रेश इशू। पांचवा है नन ऑफ दिस। अब देखो, जिसने कैपिटल मार्केट की वीडियो देखी होगी उसको आंसर एकदम से आ गया होगा, उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ था ये। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ऑफर फॉर सेल। देखो यहाँ पे आपको सीधा दिया हुआ है कि कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, ठीक है। तो आईपीओ तो आंसर होगा नहीं। क्यों? आईपीओ तब इशू करते हैं जब कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्ट होने वाली होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो दूसरी बात क्या बोल रहे हैं कि प्रमोटर अपने स्टेक्स को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो रिड्यूस किस केस में होता है? ऑफर फॉर सेल में, फ्रेश इशू में नहीं होता, ठीक है। देखो ऑफर फॉर सेल में होता क्या है, जैसे एक कंपनी है, समझ लो ये टाटा मोटर्स हमारी कंपनी है। इसमें थे दो पार्टनर्स, एक था ए, दूसरा था बी, ठीक है। ए के पास भी 100 शेयर्स है और बी के पास भी 100 शेयर्स है, ठीक है। और तो देखो इनकी पार्टनरशिप कितनी हुई, 50% की। इसकी भी पार्टनरशिप कितने की हुई, 50% की। अब ए को चाहिए पैसे, तो ए ने क्या सोचा कि मैं अपनी हिस्सेदारी कम कर दूंगा और अपने शेयर्स बेच दूंगा। समझ लो इसने अपने 40 शेयर्स बेच दिए, ठीक है। 40 शेयर्स सेल कर दिए। तो समझ लो सी ने खरीद लिए, ठीक है। तो अब इसकी हिस्सेदारी कितनी बची, इसके पास शेयर बचे 60, ठीक है। कंपनी के टोटल शेयर कितने थे, 200। तो इसकी हिस्सेदारी कितनी रहेगी, 30% की, ठीक है। इसकी हिस्सेदारी कितनी रहेगी, 30% की। और यहाँ पे देखो बोला क्या है, प्रमोटर वांट टू रिड्यूस। देखो एक ही हिस्सेदारी रिड्यूस हो गई ना, तो रिड्यूस कब होता है, जब वो करते हैं ऑफर फॉर सेल, ठीक है। ये मैंने कैपिटल मार्केट की वीडियो में पूरा डिटेल में समझाया, वहां जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बेयर्स इंटायर रिस्क ऑफ सेलिंग द स्टॉक इशू ड्यूरिंग एन आईपीओ। जब भी हम एक आईपीओ इशू करते हैं तो उसको फेल ना हो वो, ठीक है, उसका पूरा रिस्क कौन उठाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका सेबी, दूसरा है डीआईसीजीसी, तीसरा है अंडर राइटर्स, चौथा है डायरेक्टर्स, पांचवा है ऑडिटर्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका, अंडर राइटर्स। देखो होता क्या है, जब भी आप कोई आईपीओ इशू करते हो, ठीक है, तो सेबी ने एक आपको क्राइटेरिया दे रखा है कि जैसे आपकी कंपनी है और आईपीओ फर्स्ट टाइम इशू कर रही है, तो आपको कम से कम 90% आपका आईपीओ जो है वो सब्सक्राइब्ड होना चाहिए। अगर वो 90% सब्सक्राइब नहीं होगा तो आपका आईपीओ कैंसिल हो जाएगा। तो देखो समझ लो मेरी कंपनी है नहीं, ठीक है, एबीसी, और मैंने अपना आईपीओ लेकर आया और मेरा आईपीओ अभी 40% ही सब्सक्राइब्ड हुआ है। तो देखो मेरे को चाहिए कितना, 90%, हुआ कितना है, 40%। जो ये 50% का डेफिशिएट है, इसका मैं क्या करूंगा, इसका ये जो अंडर राइटर्स है ना, ये परचेज करेगा, ठीक है, ताकि मेरा आईपीओ जो है वो कैंसिल ना हो। तो ये अंडर राइटर की जिम्मेदारी है कि वो ये 90% का क्राइटेरिया फुलफिल करे। अगर कोई डेफिशिएट है तो वो कौन परचेज करेगा, अंडर राइटर परचेज करेगा। और वहीं पे ये डीआईसीजीसी है, ये क्या है, ये देखो ये आपकी कंपनी है, ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है आपको। जो भी आपका अकाउंट में डिपॉजिट होता है ना, बैंक अकाउंट में, उस पर ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है कि कल को बैंक अगर आपका दिवालिया हो जाता है या फेल कर जाता है या बैंक करप्ट हो जाता है आपका बैंक, तो जो आपका बैंक में पैसा जमा है उसकी इंश्योरेंस करते हैं डीआईसीजीसी। और इसके अकॉर्डिंग आप एक बैंक में, एक अकाउंट में मैक्सिमम कितने की इंश्योरेंस होती है, 5 लाख। समझ लो आपका एक अकाउंट है बैंक में, ठीक है, और उसमें आपके 10 लाख रुपए हैं, और वो बैंक जो है वो फेल कर जाता है तो आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। वहीं अगर आपका एक अकाउंट में समझ लो 3 लाख रुपए है तो 3 लाख मिल जाएगा। मतलब मैक्सिमम अमाउंट कितना आपको रिटर्न मिलेगा, 5 लाख। चाहे आपके अकाउंट में 1 करोड़ है तब भी 5 लाख, ठीक है, 10 लाख है तब भी 5 लाख, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट कितना मिल सकता है आपको, 5 लाख। बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लीस्ट नंबर ऑफ डेज फॉर विच टी बिल्स कैन बी इशूड इज। टी बिल्स होता है आपका ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, ट्रेजरी बिल्स। ये हमने मनी मार्केट की वीडियोस में पूरा कवर किया हुआ है, वहां जाके देख सकते हैं। तो सबसे कम दिन का जो हम टी बिल इशू करते हैं वो कितने दिन का होता है? ऑप्शन है आपके 90 डेज, 91 डेज, 180 डेज, 182 डेज, 364 डेज। तो देखो जो टी बिल होता है वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका 91 डेज का, एक होता है आपका 182 डेज का, और तीसरा होता है आपका 364 डेज का। पहले 4 टाइप के होते थे, तो चौथा टाइप जो है वो कैंसिल हो गया है। अब टोटल 3 टाइप के हैं। तो इनमें से सबसे छोटे, सबसे कम टाइम का कौन सा है, 91 डेज। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 91 डेज, यानी कि बी ऑप्शन। अगर मैक्सिमम टाइम का पूछता तो कितना होता है, 364 डेज, ठीक है। तो टोटल आपके 3 टाइप के होते हैं, 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन ट्रेड इन डेट मार्केट, एनडीएस स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एनडीएस की फुल फॉर्म पूछिए,
वो क्या होगी आपकी न्यू डील सिस्टम, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, नेगोशिएटेड डिमांड सिस्टम, नेगोशिएटेड डीलर सिस्टम या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। अब देखो जो एनडीएस है ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये इंट्रोड्यूस किया था हमारा आरबीआई ने। और ये किस लिए किया था, जो मनी मार्केट है उसका रेगुलेटर कौन है, मनी मार्केट का रेगुलेटर है आरबीआई, ठीक है। तो उसमें जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है उनकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था एनडीएस को, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फाइनेंशियल मार्केट दैट ट्रेड सिक्योरिटीज दैट ड्राइव इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स अंडरलाइंग एसेट इज नोन एज। तो इनमें से किसको बोला जाता है, तो आपके ऑप्शन है मनी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, शेयर मार्केट या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, डेरिवेटिव मार्केट, ठीक है। तो देखो जो डेरिवेटिव मार्केट है ना वो बेसिकली आपकी चार टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होता है आपका फॉरवर्ड, एक होता है आपका फ्यूचर, एक होता है आपका ऑप्शन। ऑप्शन भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है पुट, एक होता है कॉल, ठीक है। और चौथा होता है आपका स्वैप, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसमें कवर होती हैं, डेरिवेटिव मार्केट में। ये अभी हमने कवर करनी है बैंकिंग अवेयरनेस में, ठीक है। अभी हमने ये कवर करनी है, इस पर बहुत जल्द हम वीडियो लेकर आएंगे। पर यहाँ पे समझने वाली बात है अंडरलाइंग एसिड क्या चीज है, ठीक है। देखो जो हमारी डेरिवेटिव मार्केट है ना वो बेसिकली किस किस में डील करती है, कॉमोडिटीज में डील करती है, ठीक है। फिर डील करती है ये हमारे शेयर्स में, फिर डील करती है हमारी इंटरेस्ट रेट में, और फिर डील करती है हमारी करेंसी स्वैप में, ठीक है, करेंसी में। तो देखो जिस टाइम जिससे डील कर रही होगी, जैसे समझ लो स्वैप की बात करता हूं, तो स्वैप किस में करते हैं हम, या तो इंटरेस्ट रेट में करते हैं या करेंसी में करते हैं, ठीक है। अगर मैं इंटरेस्ट रेट यूज कर रहा हूं तो मेरा अंडरलाइंग एसिड क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, ठीक है। अगर मैं कॉमोडिटी एक्सचेंज कर रहा हूं तो मेरा अंडरलाइंग एसिड क्या हो जाएगा, कॉमोडिटी, ठीक है। अगर मैं शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहा हूं फ्यूचर या फॉरवर्ड ऑप्शन यूज करके, तो मेरा अंडरलाइंग एसिड्स क्या होगा, शेयर्स। मतलब जिस टाइम मैं इन चारों में से जिस चीज को यूज कर रहा हूं तो वही चीज मेरी क्या होगी, अंडरलाइंग एसिड्स, ठीक है। मतलब जिस चीज को मैं यूज कर रहा हूं उसको बोलता हूं मैं अंडरलाइंग एसिड्स। और मैं डेरिवेटिव मार्केट में यूज कौन कौन सी चीजें कर सकता हूं, कॉमोडिटी, शेयर्स, इंटरेस्ट, करेंसीज, ठीक है। तो एट प्रेजेंट जिसको मैं यूज कर रहा हूँ वो चीज क्या बन जाएगी, मेरी अंडरलाइंग एसिड्स। तो ये मतलब होता है इसका, ठीक है। अभी इस पे वीडियो हम लेकर आएंगे पूरी, टेंशन मत लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज फेमा स्टैंड्स फॉर, फेमा की फुल फॉर्म पूछिए आपसे, ठीक है। फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेडरल एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंशियल एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। ये कब आया था, ये आया था 2000 में। और ये किस लिए आया था, जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होती है इंडिया में उसको मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शुड हैव मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसको हम सीडी भी बोलते हैं, ये हमने मनी मार्केट की वीडियो में कंप्लीट कवर किया हुआ है। तो जो इसको हम इशू करते हैं तो मिनिमम अमाउंट कितना होता है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके 1 लाख, 5 लाख, 10,000, 20,000 या 2 लाख। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 5 लाख, ठीक है। तो देखो ये अभी चेंज हुआ है, तो आपको पिछले वाले याद होना चाहिए। देखो पहले था मिनिमम अमाउंट कितना था इसका, 1 लाख, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब इसको चेंज करके कितना कर दिया मिनिमम अमाउंट, अब हुआ ये 5 लाख, ठीक है। तो पहले कितना था, 1 लाख रुपए। मतलब आप जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हो, ठीक है, जो आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट परचेज करते हो तो उसकी मिनिमम अमाउंट कितनी थी पहले, 1 लाख रुपए। अब बढ़ के कितनी होगी, ये 5 लाख रुपए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जी सिक्योरिटीज जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इशूड थ्रू ऑक्शन कंडक्टेड बाय आरबीआई, ठीक है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है उसको इशू कौन करता है, आरबीआई, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट खुद नहीं करती ये काम, ये इसने जिम्मेदारी किसको सौंप रखी है, आरबीआई को सौंप रखी है, ठीक है। द ऑक्शंस आर कंडक्टेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म कॉल्ड डैश द कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म ऑफ आरबीआई, जिसको सीबीएस ऑफ आरबीआई भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो सीबीएस की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपको एग्जामिनेशन में। तो सीबीएस की फुल फॉर्म क्या है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन। तो इसका नाम क्या है, ई लक्ष्मी, ई कुबेर, ई धनलक्ष्मी, ई रूपी या नन ऑफ दिस। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ई कुबेर। तो ई कुबेर काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जब आप बैंक में आओगे और कभी आप चेस्ट ब्रांच में पोस्टेड हुए तो आपको तसल्ली से ई कुबेर पे काम करने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। जो आप रोज कैश निकालते हो चेस्ट से, ठीक है, उसकी डिनोमिनेशन इसमें रोज एंटर करनी पड़ती है, ठीक है। जब आपने निकाला तब भी, और जब आप शाम को चेस्ट बंद करते हो तब भी ई कुबेर आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो ये था आपका ई कुबेर जिसको हम सीबीएस ऑफ आरबीआई भी बोलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग वेज एंड मींस एडवांसेस। ये भी हमने कवर किया मनी मार्केट की वीडियो में, ठीक है। ये क्या होता है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी जो है वो पैसे उधार करती है, ठीक है। तो
पहला ऑप्शन है द वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन 1997, एकदम सही है ये, ठीक है। द वेज एंड मीन्स एडवांसेस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस टू मीट मिसमैच इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब कि जो देखो रिसिप्ट मतलब जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, ठीक है, जो गवर्नमेंट के पास इनफ्लो है, ठीक है, और पेमेंट मतलब जो पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है, और मिसमैच का मतलब, इसके में मिसमैच का मतलब ये हुआ कि जो पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है ना वो कम है, ठीक है, वो है लो, और जो उसकी पेमेंट है जो वो खर्चा कर रही है वो है हाई। तो देखो अब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया होगा तो वो कैसे होएगा पूरा, कहीं ना कहीं से पैसा उठाना पड़ेगा, तो वो पैसा पूरा करने के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस बनाया गया था, तो एकदम सही है, ठीक है। द गवर्नमेंट कैन अवेल ऑफ इमीडिएट कैश फ्रॉम आरबीआई इफ रिक्वायर्ड एंड हैज टू रिटर्न द अमाउंट विद इन 90 डेज, ये भी एकदम सही है, ठीक है। 90 डेज के बाद भी कर सकती है, पर उसमें फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर चौथा है द इंटरेस्ट ऑन WMA इज चार्ज एट द एग्जिस्टिंग बैंक रेट, ये चीज गलत है, ठीक है। एग्जिस्टिंग बैंक रेट पे नहीं होता, वो होता है आपका रेपो रेट पे, ठीक है, रेपो रेट पे। और वो भी उसमें भी क्राइटेरिया है, अगर वो 90 डेज के अंदर फुलफिल कर देता तो रेपो रेट, 90 डेज के आगे एक्सटेंड करता तो रेपो रेट प्लस 1%, ठीक है। फिर वहीं अगर वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेता है, ठीक है, तो कितना होता है रेपो रेट प्लस 2%। तो ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया, मनी मार्केट की वीडियो आप प्लीज देखिएगा, उसमें हम वेज एंड मीन्स पूरा डिटेल में कवर किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, और इफ वेज एंड मीन्स एक्सीडेड 90 डेज इट वुड बी ट्रीटेड एज ओवरड्राफ्ट, ये भी एकदम सही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। यहाँ पे बैंक रेट की जगह क्या होना चाहिए, रेपो रेट, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सेटलमेंट साइकिल फॉर ऑक्शन ऑफ ऑल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज, ठीक है, देखो जैसे मैंने आज गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज की, ठीक है, अब वो मेरे नाम पे होंगी, मेरे को अलॉट होंगी, तो उसके लिए कितना टाइम होना चाहिए, तो उसके लिए कितना टाइम होना चाहिए, T+1, T+2, T+3, T+4, T+5। टी क्या है, द डे ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, डे ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस दिन आपने वो परचेज की, ठीक है, उस दिन को बोलते हैं डे ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि टी। अब उससे कितने ज्यादा दिन लग जाएंगे, जैसे आज है समझ लो संडे, ठीक है, वैसे संडे को तो मार्केट बंद होती है, समझ लो मैंने मंडे को परचेज की गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो मेरे को अलॉट कब तक होनी चाहिए, तो मंडे क्या हो गया मेरा टी। अगर ट्यूसडे को होती है, ट्यूसडे को अलॉट होती है तो वो क्या हो जाएगा T+1 डे। अगर वेनेसडे को अलॉट होती है तो वो क्या हो जाएगा T+2 डे। अगर थर्सडे को अलॉट होती है तो वो क्या हो जाएगा T+3 डेज, ठीक है। तो कौन सा आंसर होगा इसमें, तो इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 T+1 डे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है ना वो किसका पार्ट है, डेरिवेटिव का। अभी हमने पढ़ा डेरिवेटिव के बेसिकली 4 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा फॉरवर्ड, एक होता है हमारा फ्यूचर, एक होता है हमारा ऑप्शन, और एक होता है हमारा स्वैप। तो इसको डिटेल में जब वीडियो लेकर आएंगे तब पढ़ेंगे, अभी बेसिक बात समझ लेते हैं। तो देखो जो फॉरवर्ड एंड फ्यूचर है ना वो बेसिकली सेम ही होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो फ्यूचर होता है वो मोर सिक्योर होता है, ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो मोर सिक्योर होता है, और ये कहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये होता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। वहीं अगर मैं फॉरवर्ड की बात करूं तो ये लेस सिक्योर होता है, ठीक है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होता है, ये कहाँ होता है, ये होता है आपका बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है। इसमें स्टॉक मार्केट का कोई लेना देना नहीं है, दो पार्टीज आपस में मिलती है और कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो वहां उसके बेस पे देखो ये आंसर दो, फ्यूचर मार्केट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड ऑन फाइनेंशियल एक्सचेंज, बिल्कुल सही। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट में होते हैं, फाइनेंशियल एक्सचेंज में होते हैं, एकदम सही है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर मोर लिक्विड देन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल। देखो अगर मोर सिक्योर है तो मोर लिक्विड भी होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। जो जितना ज्यादा सिक्योर होता है वो उतना ज्यादा ही लिक्विड होता है। लिक्विड का मतलब क्या है, जो इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर मोर लिक्विड देन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कैरी मोर रिस्क देन फॉरवर्ड, ये चीज गलत है, बल्कि फ्यूचर वाले जो होते हैं वो लेस रिस्क की होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू फॉरवर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया आपका, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट कस्टमाइज्ड एज पर इंडिविजुअल नीड्स, बिल्कुल सही। देखो फ्यूचर वाले कहां हो रहे हैं, स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट देखो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलता है, ठीक है। उसमें आप कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। कस्टमाइजेशन कहां कर पाओगे अपने कॉन्ट्रैक्ट में, फॉरवर्ड वाले में, क्यों, क्योंकि वहां पे सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो दो पार्टीज के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो उसमें आप अपनी कस्टमाइजेशन कर सकते हो कि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट में ये चाहिए ये नहीं चाहिए। पर जब स्टॉक मार्केट में आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वहां पे आपको स्टॉक मार्केट की लिवरेज नहीं देगा कि आप कस्टमाइज कर सको, ठीक है, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ही फॉलो करेगा। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेटल्ड ऑन डेली बेसिस, ये भी एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, होना क्या चाहिए था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो लेस रिस्की होते हैं एज कंपेयर टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अ फाइनेंशियल मार्केट वेयर डेट एंड स्टॉक्स आर ट्रेडेड फॉर अ लॉन्ग टर्म आर कॉल्ड, देखो ये हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट होती है, फाइनेंशियल मार्केट दो चीजों में डिवाइड होती है, एक होती है मनी मार्केट, एक होती है आपकी कैपिटल मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है जिनकी मैच्योरिटी कितनी होती है, मैक्सिमम 364 डेज, और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है जिनकी मैच्योरिटी होती है लॉन्ग टर्म, ठीक है, जो लंबे समय बाद मैच्योर होते हैं, उसमें डील करता है कैपिटल मार्केट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, कैपिटल मार्केट, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ मैच्योरिटी ऑफ कमर्शियल पेपर, ठीक है। कमर्शियल पेपर की मिनिमम मैच्योरिटी कितनी होती है, 91 डेज, 7 डेज, 21 डेज, 180 डेज, 51 डेज। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 7 डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसको सीडी बोलते हैं, आर इशूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, कौन इसको इशू करता है, आरबीआई, सेबी, बैंक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कंपनीज। तो इसको कौन इशू करता है, बैंक्स, ठीक है। ये भी हमने पूरा डिस्कस किया है मनी मार्केट की वीडियो में। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट विच इज अनसिक्योर्ड नॉट कोलेटरलाइज्ड अगेंस्ट सिक्योरिटी इज नोन एज, देखो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट मतलब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो कि अनसिक्योर है, वो कौन सा है। तो ये देखो पहला का क्या ऑप्शन है आपका, ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स। तो टी बिल्स कौन इशू करता है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है, मतलब इशू तो करता है आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये काफी सिक्योर होते हैं, बॉन्ड्स भी काफी ज्यादा सिक्योर होते हैं, ठीक है। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है ये कौन इशू करता है, ये करता है बैंक्स इशू, ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा सिक्योर होते हैं। जो अनसिक्योर होता है वो कौन सा होता है, कमर्शियल पेपर, ये हमने मनी मार्केट की वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो कमर्शियल पेपर होते हैं अनसिक्योर और इनको इशू कौन करता है, कंपनीज इशू करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कमर्शियल पेपर्स। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द ऑफर और इन्विटेशन ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है, शुड नॉट बी मेड टू मोर देन डैश नंबर ऑफ पर्सन इन एग्रीगेट फाइनेंशियल ईयर। जो प्राइवेट प्लेसमेंट हम करते हैं, जो प्राइवेट ऑफरिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक ग्रुप को हम जो ऑफर करते हैं अपने शेयर्स वगैरह, ठीक है, विदाउट गोइंग टू शेयर मार्केट, तो कितने लोगों को कर सकते हैं मैक्सिमम इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो ऑप्शन है आपके 50, 100, 150, 200, 500। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 200 लोगों को कर सकते हैं एक साल में हम ऑफर, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए हम मैक्सिमम कितने लोगों को ऑफर कर सकते हैं, 200 पीपल को इन अ फाइनेंशियल ईयर। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइनेंशियल मार्केट। जल्दी आपको नई वीडियो के साथ मिलेंगे और क्वेश्चन लेकर आएंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।